दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार एसएससी के लिए हम लोग जो है डेली रात में 9 बजे पीएम में, ठीक है, रात में 9 बजे पीएम में जो है हम लोग यानी कि प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट जो है अभी हम लोग चला रहे हैं। ठीक है। और ये आज का प्रैक्टिस सेट नंबर जो है ये 8 होने वाला है। इससे पहले हम लोग जो है 7 प्रैक्टिस सेट को कवर कर चुके हैं। यदि वो वाला प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़ करके जो आप सभी प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा कि बैंकिंग बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध सीबीएस संकेताक्षर समूह में सी का आशय जो है ये क्या है, यानी कि सी का मतलब जो है यहाँ पर क्या होता है। देखो, बैंकिंग क्षेत्र में यदि हम प्रसिद्ध सीबीएसई संकेताक्षर समूह में सी की बात कर ले तो सी जो है ये क्या होता है, तो ये कोड होता है। ठीक है, आशय एक कोड होता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, तो ये जो है कोड होता है। और हम बात कर ले कि सीबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पर देखो क्या होता है, जैसे सीबीएस है, क्या है सीबीएस, इसका फुल फॉर्म होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। क्या होता है, तो कोर बैंकिंग, ठीक है, बैंकिंग सॉल्यूशन होता है। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन इसका फुल फॉर्म होता है। वही यहाँ पर पूछ दे कि बी का मतलब जो है बैंकिंग हो जाएगा, एस का मतलब सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद यदि हम यहाँ पर बात कर ले कि भारतीय बैंक जो है, भारतीय बैंक एक्ट जो है इसे 1949 ईस्वी में लाया गया था। ठीक है, इसे जो है 1949 ईस्वी में लाया गया था और इसमें उसी समय जो इसमें सुधार भी जो है किया गया था। और भारत का केंद्रीय बैंक जो होता है, तो भारत का केंद्रीय बैंक होता है वो आरबीआई होता है। ठीक है, कौन सा बैंक होता है, तो ये जो है आरबीआई बैंक जो कि भारत का केंद्रीय बैंक होता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में जीएसटी की संस्तुति किस समिति द्वारा जो है की गई है। भारत में जीएसटी की संस्तुति जो है यह किस समिति के द्वारा जो है किया गया है। देखो ये केरल क्या हो जाएगा, केरल मतलब समिति के द्वारा जो ये किया गया यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, केलकर समिति के द्वारा जो है इसका संस्तुति जो ये किया गया है। और भारत सरकार की आय का मुख्य स्रोत जो है ये निगम होता है। ठीक है, स्रोत निगम होता है। भारत सरकार का आय का मुख्य स्रोत जो ये क्या है, स्रोत निगम है। और आय केंद्र जो है ये सरकारी लागत होती है। और जीएसटी का संसद में चर्चा सर्वप्रथम जो है वित्त मंत्री ने, ठीक है, वित्त मंत्री ने कहने का मतलब जो है 2006 में, ठीक है, 2006 में वित्त मंत्री ने 2006 में बजट में किया था। चलिए उसके बाद जो कि अगला प्रश्न हमारा 3 नंबर में प्रश्न है कि झोप मंडल की मोटाई बढ़ सकती है, यानी कि कैसे मतलब जो ये बढ़ सकती है। देखो झोप मंडल की मोटाई जो ये गर्मी में जो है बढ़ जाती है। क्या होती है, गर्मी जब होती है तो बढ़ जाती है झोप मंडल की मतलब जो है ना मोटाई। ठीक है, ये मोटाई जो होती है वो जो है बढ़ जाती है। उसके बाद यदि हम बात कर लें कि वायुमंडल को 4 परतों में जो है बांटा गया है। ठीक है, वायुमंडल को जो है 4 परत में बांटा गया है, जिसमें से एक हो जाता है झोप मंडल, उसके बाद दूसरा होता है समताप मंडल, और तीसरा होता है ये आयन मंडल, और चौथा होता है बहिमंडल। यानी कि इस प्रकार से जो है वायुमंडल को 4 भाग में बांटा गया। और झोप मंडल जो है ये झोप मंडल, तो झोप मंडल जो पृथ्वी की सबसे निचली परत होती है। ठीक है, क्या क्या होती है, निचली परत होती है। चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर की, भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण जो कि अमेरिका के संविधान से मतलब ग्रहण किया है। देखो अमेरिका के संविधान से जो है ये न्यायिक समीक्षा हो जाएगा, मौलिक अधिकार हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने का प्रक्रिया, ये सभी को जो है लिया गया है अमेरिका से। ठीक है, ये सभी को कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। चलिए
उसके बाद हम बात कर ले कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान जो होता है ये यूएसए का होता है, ठीक है। सबसे क्या कहते हैं, विश्व का प्रथम लिखित संविधान। और विश्व का सबसे छोटा संविधान जो भी है ये कौन सा होता है, तो ये छोटा संविधान जो ये क्या कहते हैं यूएसए का ही होता है, तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न जो कि 5 नंबर में प्रश्न क्या है कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग जो है कहा जाता है, यानी कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग जो है किसे कहा जाता है। देखो ये जो है ना गुप्त काल को जो है ना कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुप्त काल को। देखो प्राचीन भारत में गुप्त काल को साहित्य और सांस्कृतिक दृष्टि से स्वर्ण काल जो कि माना जाता था। और मध्य काल में अकबर के काल को जो है हिंदी साहित्य का जो है मतलब क्या कहते हैं स्वर्ण मतलब जो काल माना जाता है, हिंदी साहित्य का जो है स्वर्ण काल जो है ये माना जाता है। तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन जो कि अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर जो है दूरगामी कार्य किया है, दूरगामी जो है ये कार्य जो है किया है। देखो ये BKR राव किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और भारत के प्रथम अर्थशास्त्री जो है अर्थशास्त्री आधुनिक भारत के जो है ये दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे, दादा भाई नौरोजी। चलिए अगला प्रश्न की हम बात कर ले 7 नंबर प्रश्न है कि एकाधिकार का अर्थ जो है ये क्या होता है। एकाधिकार का अर्थ जो है ये क्या होता है। देखो इसका मुख्य अर्थ होता है एकल विक्रेता। क्या होता है, एकल विक्रेता होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो इसका अधिकार जो है व्यापार से जनता को हानि उठानी पड़ती है, ये क्या होती है, तो व्यापार से जो है जनता को हानि उठानी पड़ती है। और एकाधिकार में व्यापारी को काफी जो है लाभ भी होता है, ठीक है, व्यापारी को लाभ होता है। और एकाधिकार जो है ये व्यापार के द्वारा व्यापारी सरकार और जनता पर प्रभाव भी रखता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एकल विक्रेता। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर की अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो ये कौन सी है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, देखो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो ये होती है ये 180 डिग्री देशांतर होती है, ठीक है, 180 डिग्री देशांतर होती है, ठीक है, 180 डिग्री। चलिए अगला प्रश्न जो कि 9 नंबर में प्रश्न है कि कोणार्क मंदिर जो के देवता जो ये कौन है। कोणार्क मंदिर का देवता जो है ये कौन होता है। देखो कोणार्क मंदिर का देवता जो ये सूर्य होता है, ठीक है, ये सूर्य होता है। कोणार्क मंदिर का देवता जो ये सूर्य होता है, ठीक है, सूर्य। जो उसके बाद हम बात कर ले, देखो यहाँ से न आपको एक दो फैक्ट को जो है याद रखना है। तो वो फैक्ट क्या है, यदि आपसे एग्जाम में पूछ दे कि मातृदंड का सूर्य मंदिर जो ये कहाँ पर स्थित है, मातृदंड का, तो ये जो है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित हो जाएगा। वही आपसे पूछ दे कि देव मंदिर जो कि बिहार के औरंगाबाद जिला में स्थित है, ऐसे आपको प्रश्न पूछ सकता है कि बिहार के औरंगाबाद जिला में कौन सा मंदिर स्थित है, तो ये देव मंदिर जो कि बिहार के औरंगाबाद जिला में स्थित है। तो ये सभी फैक्ट को जो भी आपको याद रखकर चलना है। चलिए अगला प्रश्न जो कि क्या है 10 नंबर में प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश मतलब जो ये करता है। देखो ये आर्टिकल जो कि 40 होता है, ठीक है, आर्टिकल 40 जो है ये निर्देश करता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 40 जो है ये राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। और भारतीय संविधान के आर्टिकल जो ये 40 जो है ये गांधीवादी दर्शन माना जाता है, ठीक है, ये आर्टिकल 40 जो है ये गांधीवादी दर्शन भी जो है इसे माना जाता है। और गांधी जी के राम राज्य जो कि मतलब अवधारणा जो ये आर्टिकल 40 में ही जो वर्णित है, ठीक है, राम राज्य का, ठीक है, तो इसे भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर यदि हम ऑप्शन की बात कर ले तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, तो 11 नंबर में प्रश्न है कि आर की
आर्कीपेलागो का आशय जो है ये क्या है, आर्कीपेलागो का आशय जो है यहाँ पर क्या होने वाला है, इसका आशय जो है क्या होने वाला है। देखो आर्कीपेलागो का आशय जो ये द्वीप होता है, ठीक है, क्या होता है, तो ये जो है ना द्वीप होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो चारों ओर से जल से घिरा हुआ स्थल भाग को ही हम लोग क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। कहने का मतलब यदि चारों बगल से मतलब जो है ये कोई मतलब जगह हो जाएगा और चारों बगल से यदि जल रहे तो उसी को हम लोग जो है द्वीप कहते हैं, ठीक है। और लक्षद्वीप भारत के अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप की हम बात कर लें तो लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है, ये भारत के अरब सागर में जो कि स्थित होती है। और विश्व का सबसे बड़ी नदी जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली नदी ये द्वीप है। तो इस टाइप से जो है आप सभी को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न जो कि 12 नंबर प्रश्न है कि मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी के तल की ओर गमन करना ये जो है क्या कहलाता है। प्रश्न को फिर से समझिएगा कि मिट्टी हो गया, उसके बाद पत्थर हो गया, ये दोनों के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना जो ये क्या कहलाता है। देखो ये जो है ना मृदा अपरदन कहलाता है। क्या कहलाता है, मृदा अपरदन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मृदा अपरदन। ठीक है, मृदा अपरदन। देखो मृदा अपरदन जो है मुख्यतः जैसे कि हवा और जल से होता है, ठीक है। मृदा अपरदन जो होता है जैसे कि हवा हो गया और ये जल से जो कि होता है मृदा अपरदन। और मृदा के कुछ इंच मिट्टी में मतलब हजारों वर्ष लग जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न की हम बात कर ले तो अगला प्रश्न जो कि 13 नंबर प्रश्न है कि किस भारतीय महिला उद्योगपति को रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो से जो ये सम्मानित किया गया है। प्रश्न को फिर से समझना है आपको कि किस भारतीय महिला उद्योगपति को रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो से जो ये सम्मानित जो कि किया गया है। देखो ये सम्मानित जो है किसे किया गया है, तो यह जो है ना किरण, ठीक है, किरण मजूमदार स्टॉक को जो ये किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न जो कि 14 नंबर प्रश्न है कि कालिदास जो है किस शासक के सम जो है कालीन थे। कालिदास जो है किस शासक के समकालीन थे, कालिदास। देखो ये कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है ना समकालीन था, चंद्रगुप्त द्वितीय के, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो कालिदास जो है संस्कृत के भारत के सबसे बड़ी कवि माने जाते हैं। संस्कृत का सबसे बड़ा कवि जो ये कालिदास को ही माना जाता है। उसके बाद कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों से एक था। क्या था, नवरत्नों से एक था। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी। किसको, उज्जैन को। उज्जैन को जो है अपनी दूसरी राजधानी कौन बनाई थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही बनाई थी। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में जो है चीनी यात्री फायान जो ये भारत आया था। ठीक है, इसी के समय में जो है चीनी यात्री जो कि मतलब क्या नाम था उसका, फाहियान नाम था, जो कि वो भारत आया था। तो इस टाइप से जो है आपको सबको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न की हम बात कर ले तो अगला प्रश्न है कि सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह जो है ये कौन सा है। सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह जो है ये कौन सा होगा। देखो सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह जो ये नेपच्यून होता है। ठीक है, कौन सा ग्रह होता है, तो ये जो है नेपच्यून होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेपच्यून। चलिए अगला प्रश्न जो कि 16 नंबर में प्रश्न क्या है कि विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी जो ये कौन सी है। विश्व विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी जो ये कौन सी हो जाएगी। देखो प्रदूषित रानी क्या कहते हैं, मतलब वो प्रदूषित, तो ये जो है नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, प्रदूषित सबसे ज्यादा क्योंकि प्रदूषित यहीं पर होता है नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो कि आपको दिख रहा होगा 17 नंबर में प्रश्न है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक जो है ये कौन था। मौर्य वंश का अंतिम शासक जो है ये कौन था। देखो यहाँ पर हम बात कर ले तो मौर्य वंश का अंतिम शासक जो है बृहद्रथ कौन था, ये बृहद्रथ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद यदि हम कुछ बात कर ले तो जैसे कि पुष्यमित्र, ठीक है, पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना किया था। पुष्यमित्र, ठीक है, शुंग वंश की स्थापना किया था। और पुष्यमित्र जो शुंग के दरबार में योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि मतलब जो ये रहते थे, और पतंजलि ने अष्टाध्यायी का महाभाष्य भी लिखा है जिसका नाम टीका है। उसके बाद पुष्यमित्र शुंग जो ये हार्दजल कुल के ब्राह्मण मतलब क्या थे, ये ब्राह्मण थे। ठीक है, हम किसके बारे में बात किए तो अभी जो हम लोग पुष्यमित्र के बारे में हम आपको बताएं हैं, ठीक है। तो पुष्यमित्र से जो कि आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि यात्री इबन बतूता जो ये कहाँ से आया था। यात्री जो कि एक इबन बतूता था, ये कहाँ से जो कि आया था। देखो ये जो है मोरक्को से आया था। कहाँ से आया था, ये जो है मोरक्को से आया था, मोरक्को से। ठीक है, मोरक्को से हो जाएगा। देखो इबन बतूता जो है, इबन बतूता जो है ये 1313 में, ठीक है, 1313 ईस्वी में, सॉरी क्या कहते हैं, 1313 नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, तो ये जो है ना मतलब 1333 ईस्वी में आया था। ठीक है, कब आया था, तो ये जो अपना भारत में जो है 1333 ईस्वी में भारत में आया था। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इबन बतूता को दिल्ली का जो है मतलब जो ये मतलब बना दिया था। क्या बना दिया था, 1333 ईस्वी में जो वहाँ का मतलब जो है ना मतलब काफ़ी वहाँ उसको जो है मतलब इज्जत बना दिया गया था। उसके बाद यदि हम बात कर ले कि 1344 में, ठीक है, 1344 में क्या हुआ, तो 1344 में जो है ना इबन बतूता को अपना दूत बनाकर मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन भेज दिया था। ठीक है, कहाँ भेज दिया था, चीन भेज दिया था। कौन भेज दिया था, ये जो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो कि उसको चीन भेज दिया था। और इबन बतूता ने अपना यात्रा जो है ये वृत्तांत यानी कि रेहला नाम से मतलब लिखा था। किस नाम से लिखा था, रेहला नाम से। तो इसे भी आपको याद रखना है, उसका नाम पूछा जाता है तो ये हो जाएगा रेहला नाम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की हम बात कर ले तो अगला प्रश्न जो कि 19 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर यानी कि अर्थव्यवस्था जो ये कहा जाता है। किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर यानी कि अर्थव्यवस्था जो ये कहा जाता है। देखो ये क्या हो जाएगा कि उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था को, ठीक है, उत्तराखंड का ठीक है, उत्तराखंड उत्तराखंड के राज्य व्यवस्था को जो मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था जो ये कहा जाता है। तो यदि यहाँ पर हम ऑप्शन की बात कर ले तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, उत्तराखंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उत्तराखंड। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का पहला ई कचरा इको पार्क जो ये कहाँ खोला जाएगा। भारत का पहला ई कचरा इको पार्क जो ये कहाँ पर मतलब जो ये खुलने वाला है। देखो ये जो है दिल्ली में, कहाँ पर, ये दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिल्ली में। चलिए अगला प्रश्न जो कि 21 नंबर प्रश्न है कि अमीर खुसरो एक क्या थे। अमीर खुसरो जो है एक क्या थे। देखो अमीर खुसरी मतलब अमीर खुसरो जो था ये एक प्रकार का कवि भी था और इतिहासकार भी था और संगीतज्ञ भी था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और अमीर खुसरो जी अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि था, अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, ये अमीर खुसरो जो है ये अलाउद्दीन खिलजी का जो है ये दरबारी कवि था। चलिए अगला प्रश्न जो कि 22 नंबर प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है। यानी कि किसी न्यायालय के द्वारा जो क्या जारी किया जा सकता है। देखो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यूनतम मतलब न्यायालय द्वारा जो है ये रीट जारी किया जाता है। क्या जारी किया जाता है, तो यह जो है रीट जारी किया जाता है। ठीक है, रीट हो जाएगा। और मौलिक अधिकार का संरक्षक भारत में उच्चतम न्यायालय से होता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय से। तो यहाँ पर जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, तो वो जो है रीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रीट। चलिए अगला प्रश्न की हम बात कर ले तो अगला प्रश्न है 23 नंबर की, कहाँ के वृक्ष वर्ष में कम आवाज मतलब क्या कहते हैं, वर्ष में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित मतलब हो जाते हैं, रहित हो जाते हैं।
देखो ये पर्णपाती वन होता है, ठीक है। ये पर्णपाती वन जो है, पर्णपाती वन वृक्ष वर्ष में कम अथवा अधिक समय के लिए जो ये पत्तियों में रहित हो जाते हैं। और पर्णपाती वन का को मतलब जो है ना पतझड़ वन भी कहा जाता है। इसको जो है क्या कहा जाता है, इसे जो है पतझड़ वन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और भारत में क्या कहते हैं, पर्णपाती वन जो है अधिक पाई जाती है, अपना भारत में सबसे अधिक पाई जाती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर की, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो ये कहाँ पर अवस्थित है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष का मंदिर जो है ये कहाँ पर अवस्थित है। देखो यह मंदिर की हम बात कर ले तो हम्पी में, कहाँ पर अवस्थित है, ये जो है हम्पी में स्थित है। हम्पी जो है ये तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। हम्पी जो है ये कहाँ पर स्थित है, तुंगभद्रा, ठीक है। ये हो जाएगा तुंगभद्रा, ठीक है। यह जो है तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। हम्पी जो ये विजयनगर राज्य की राजधानी भी थी, हम्पी, ठीक है। विजयनगर राज्य की राजधानी जो ये कहाँ थी, तो ये जो है हम्पी थी, तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि हम्पी निम्नलिखित में से किसके उत्तरी तट पर स्थित था। तो अभी तुरंत हम जस्ट आपको यह प्रश्न बताकर आए हैं, जल्दी से आंसर आपको करना है कि हम्पी जो है निम्नलिखित में से किसके उत्तरी तट पर जो ये अवस्थित था। देखो ये अभी तुरंत हम बताकर आ चुके हैं कि तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। किस नदी पर तट पर, ये तुंगभद्रा नदी तट पर स्थित है। उसके बाद हम्पी की हम बात कर ले तो हम्पी जो है ना, हम्पी ये कहाँ पर पड़ता है, अभी तो ये कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पर पड़ता है, तो यह जो है कर्नाटक में पड़ता है हम्पी, ठीक है, कर्नाटक में। और विजयनगर राज्य और मध्यकालीन भारत में हिंदुओं का गौरवशाली जो कि इतिहास है। और विजयनगर साम्राज्य पर 4 वंशों ने जो कि शासन किया है। विजयनगर राज्य पर जो कितने वंश ने शासन किया है, तो 4 वंश जो है यहाँ पर शासन कर चुका है, ठीक है, 4 वंश। चलिए अगला प्रश्न है कि गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ है। गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय जो है किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर जो कि ये हुआ है। देखो ये जो है ना बात कर ले हम कि गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय जो है ये बारंगल, क्या हो जाएगा, बारंगल, बारंगल के प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर ये हुआ है। नहीं, ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखो वारंगल में काकतीय वंश की स्थापना की गई थी। यहाँ पर जो है ना काकतीय वंश की स्थापना जो है किया गया था, काकतीय, ठीक है। ये काकतीय वंश की स्थापना जो है वारंगल पर किया गया था। चलिए उसके बाद यदि हम अगला प्रश्न जो कि 27 नंबर प्रश्न है कि भारत से आने वाले क्या कहते हैं, अब्दुल रज़्ज़क, ठीक है, कि हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक जो ये कौन था। अभी तुरंत हम जस्ट ये प्रश्न बताकर आ चुके हैं। देखो ये जो है देवराय द्वितीय, कौन हो जाएगा, ये जो है देवराय द्वितीय हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है, देवराय द्वितीय। चलिए अगला प्रश्न है 28 नंबर की, वेद शब्द का अर्थ जो ये क्या होता है। वेद शब्द का अर्थ जो है ये क्या होता है। देखो वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है, वेद शब्द का अर्थ जो होता है ना ये ज्ञान होता है। वेद शब्द का क्या अर्थ होता है, यह ज्ञान होता है। और वेद की हम बात कर ले तो वेद जो ये 4 होता है। वेदों की संख्या जो कितना है, तो ये जो है 4 है। वेदों की संख्या जो है ये 4 होता है, जिसमें से पहला वेद होता है ऋग्वेद, दूसरा होता है सामवेद, तीसरा होता है यजुर्वेद और चौथा होता है अथर्ववेद, ठीक है। वेदों की संख्या जो ये 4 होता है। और ये तिरुकुराल जो होता है इसको जो है 5वां वेद कहा जाता है, तिरुकुराल को। और उपनिषद का अर्थ होता है कि निष्ठा पूर्वक पास बैठना, ठीक है, निष्ठा पूर्वक क्या होना, पास में बैठना। चलिए और ये तिरुकुराल जो है ये दक्षिण भारत का वेद होता है, तिरुकुराल जो कि 5वां वेद माना जाता है, ठीक है। यहाँ पर इसका सही आंसर जो है क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा ज्ञान, ठीक है, ज्ञान। चलिए अगला प्रश्न है कि सांभर सांभर लवन झील जो ये कहाँ पर अवस्थित है। सांभर लवन झील जो ये कहाँ पर अवस्थित है।
देखो ये जो है राजस्थान में कहाँ पर अवस्थित है, ये जो है राजस्थान में अवस्थित है। सांभर लवन झील राजस्थान में अवस्थित है, और सांभर झील भारत का सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी होती है। ये सांभर झील जो है, सांभर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी होती है। ठीक है, और डल और बुलर, ठीक है, डल और बुलर झील जम्मू कश्मीर, ठीक है, कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। ठीक है, डल और बुलर झील। और सुखना झील जो है चंडीगढ़ में। अनुपम झील जो होता है, एक अनुपम झील, ये अपना बिहार में पड़ता है। अनुपम अनुपम झील जो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है बिहार में स्थित है। यानी कि बिहार में कौन सा झील स्थित है, ये अनुपम झील स्थित है। तो इसको भी आपको याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न की बात कर ले तो भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी जो ये कब चलाई गई थी, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी जो है ये कब चलाई गई थी। देखो इस प्रश्न का आंसर सभी को देना चाहिए। देखो भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी जो है ये 1853 में चलाई गई थी। ठीक है, कब चलाई गई थी, 1853 में जो कि चलाई गई थी। हम फुल्ली बात कर ले तो यह जो 16 अप्रैल, ठीक है, 16 अप्रैल 1853 को जो कि यह चलाया गया था। ठीक है, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चलाया गया था, जो कि भारत में मुंबई से लेकर थाने के बीच में चलाया गया था। ठीक है, पहली रेलगाड़ी जो है ये भारत में बम्बई से लेकर थाने के बीच में चलाई गई थी, जो कि टोटल जो है 34 किलोमीटर तक चला था। कितना, 34 किलोमीटर तक ये ट्रेन जो सबसे पहले चला था। और लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत रेल का परिचालन जो कि ये शुरू हुआ था, किसके शासनकाल में, ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो कि ये शुरू हुआ था। और रेलवे बोर्ड की स्थापना की हम बात कर ले तो रेलवे बोर्ड की स्थापना जो ये कब हुआ है, ये 1905 ईस्वी में जो रेलवे बोर्ड की स्थापना हुआ है। और सबसे अधिक रेलवे का विस्तार जो है लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ है। आपको एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न कि सबसे अधिक रेलवे का विस्तार जो है किसके शासन काल में हुआ है, ये लॉर्ड कर्जन के शासन काल में जो है कि सबसे अधिक मतलब जो है रेलवे का विस्तार हुआ है। तो ये सभी फैक्ट को भी आपको याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है 31 नंबर की, निम्नलिखित में से वह नदी जो है कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं होता है। यानी कि ऐसा कौन सा नदी है जिसका उद्गम जो है भारतीय क्षेत्र में नहीं होता है। देखो भारतीय क्षेत्र में जो ये ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत में, ठीक है, कहाँ पर, तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मानसरोवर से ये 80 किलोमीटर दूरी पर जो कि स्थित है। जो कि समुद्र तल से हम बात कर ले तो 5150 मीटर, कितना, 5150 मीटर जो ये समुद्र तल से, समुद्र तल की ऊंचाई पर स्थित है। और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जो है ना सांगपो कहा जाता है। ठीक है, इसको जो है तिब्बत में जो है तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में जो है दिहांग कहा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न की हम बात कर ले तो अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का महाराज्यपाल जो ये कौन था, स्वतंत्र भारत का महाराज्यपाल जो है ये कौन था। देखो ये लॉर्ड माउंटबेटन, क्या हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय भी था। ठीक है, यह जो भारत का अंतिम वायसराय भी था। भारत विभाजन के समय एवं स्वतंत्रता के समय लॉर्ड माउंटबेटन जो ये वायसराय था। ठीक है, माउंट मतलब क्या कहते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन जो क्या था, ये मतलब वायसराय था। चलिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जो है ताशकंद यानी कि समझौता से संबंधित है। ताशकंद मतलब समझौता से जो ये कौन संबंधित है। देखो ये क्या बोल रहा है कि ताशकंद क्या है, ताशकंद, ठीक है, ताशकंद जो है ना ये लाल बहादुर शास्त्री से ये संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। देखो लाल बहादुर शास्त्री के समय में, ठीक है, यानी कि 1965, ठीक है, 1965 लाल बहादुर शास्त्री के समय 1965 में पाक भारत के बीच जो कि युद्ध हुआ था। ठीक है, पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध हुआ था लाल बहादुर शास्त्री के समय में 1965 में। तो इसे भी याद रखना है आपको। ठीक है, 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था लाल बहादुर शास्त्री के शासन काल में। चलिए,
और यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में प्रथम युद्ध जो कब हुआ था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में प्रथम युद्ध जो कि आपको सभी को पता होना चाहिए कि 1947 से 48 के बीच में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम जो है किन राज्यों का है, किन राज्यों का है। देखो जैसे कि यहाँ पर बिहार हो जाएगा, बंगाल हो जाएगा, केरल हो जाएगा, नहीं कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है कि आमेर महल जो ये कहाँ पर अवस्थित है, आमेर महल जो है ये कहाँ पर अवस्थित है। देखो आमेर महल जो है जयपुर में कहाँ पर अवस्थित है, ये जो है ना जयपुर में अवस्थित है। और सवाई जय सिंह जयपुर के प्रसिद्ध शासक थे, सवाई, ठीक है, सवाई जय सिंह। और सवाई जय सिंह को खगोल विद्या में रुचि थी, और जय सिंह जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है, ठीक है, इसको जो है पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, पिंक सिटी। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ संरक्षित स्थल नहीं है, बाघ संरक्षित स्थल जो ये नहीं है। देखो यहाँ पर सुल्तानपुर जो है ये नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सुल्तानपुर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सुल्तानपुर जो ये नहीं है। सुल्तानपुर झील जो है ये हरियाणा, हरियाणा में कहाँ पर, ये जो है हरियाणा में स्थित है, हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में, ठीक है। कहाँ पर अवस्थित है, यह जो हरियाणा में अवस्थित है। यह झील जो है न कि अभयारण्य विभिन्न मतलब विभिन्न जल पक्षी के लिए जो जाना जाता है, यह जो है विभिन्न जल पक्षी के लिए जो है जाना जाता है। उसके बाद ये बंदीपुर जो है, ये बंदीपुर की बात कर ले तो बंदीपुर नेशनल पार्क जो ये कर्नाटक में स्थित है, कहाँ पर स्थित है, यह जो है कर्नाटक में स्थित है। बंदीपुर बाग पार्क जो है ये कहाँ पर अवस्थित है, ये कर्नाटक में अवस्थित है बंदीपुर, ठीक है। और ये मानस की हम बात कर ले तो मानस नेशनल पार्क जो है ये असम में अवस्थित है, ठीक है। मानस मानस नेशनल पार्क जो है कहाँ पर अवस्थित है, तो ये जो है असम राज्य में अवस्थित है। चलिए उसके बाद एक बच जाएगा कि सरिस्का, सरिस्का जो ये क्या है, सरिस्का जो ये नेशनल पार्क है, ये कहाँ पर अवस्थित है, ये जो है राजस्थान में अवस्थित है, ठीक है। सरिस मतलब क्या कहते हैं, सरिस्का, ये कहाँ पर पड़ता है, ये राजस्थान में पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न जो कि 37 नंबर में प्रश्न क्या है कि अस्थियां, अस्थियां किसमें जो है ये बातिल मतलब होती है, अस्थियां जो है किसमें बातिल होती है। देखो बात यहाँ पर क्या है कि देखो ये कहाँ पर मतलब ये बातिल होता है, तो ये जो है पक्षियों में होता है, ठीक है, पक्षियों में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पक्षियों में। देखो पक्षी वर्ग में अगला पद जो ये उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो जाती है, ठीक है, पंखों में। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत पर हूणों का आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था, भारत पर जो कि हूणों का आक्रमण हुआ था ये किसके शासन काल पर हुआ था। देखो भारत पर हूणों का आक्रमण जो है स्कंद गुप्त के समय में हुआ था, ठीक है, स्कंद गुप्त के समय में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्कंद गुप्त के समय में। स्कंद गुप्त जो है ये हूण को पूरी तरह से परास्त कर दिया था, स्कंद गुप्त जो है ये हूण को जो है पूरी तरह से क्या कर दिया था, परास्त कर दिया था। और स्कंद गुप्त को अंतिम महान गुप्त शासक भी माना जाता है। और स्कंद गुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से दूरदर्शन झील को पुनः मरम्मत कराने का प्रमाण मिला है। और उस समय सौराष्ट्र का गवर्नर जो कि पर्णदत्त था, ठीक है, पर्णदत्त था। चलिए अगला प्रश्न है कि वह प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क जो है कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया है, जिसे भारत में स्थापित किया गया है। देखो भारत में जिसे स्थापित किया गया है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का निर्माण की हम बात कर ले तो इसका निर्माण जो 1936 ईस्वी में, ठीक है, 1936 ईस्वी में हुआ है। और ये कहाँ पर स्थित है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो ये कहाँ पर अवस्थित है, तो यह जो है उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है, ठीक है, उत्तराखंड राज्य में, जो कि ये कहाँ पर अवस्थित है, ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है, ठीक है, उत्तराखंड पार्क मतलब स्थित है।
चलिए अगला प्रश्न है कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य जो ये क्या था। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य जो है ये क्या था, यानी कि इसका प्रमुख उद्देश्य जो है ये क्या था। देखो इसका प्रमुख उद्देश्य की हम बात कर ले तो ये मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन संग्रह करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात कर ले तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ताजिकिस्तान को राजधानी कौन है, यानी कि ताजिकिस्तान का राजधानी जो ये कौन सी है। देखो ताजिकिस्तान की राजधानी जो ये दुशांबे क्या हो जाएगा, दुशांबे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दुशांबे। ठीक है, दुशांबे। देखो ताजिकिस्तान एशिया महादेश के मध्य में स्थित है। एक देश होता है जो कि चारों तरफ से जमीन से घिरा है। ठीक है, यह जो चारों तरफ से क्या है, जमीन से ही घिरा हुआ है। उसके बाद ये ताशकंद। ठीक है, ये ताशकंद जो ये ताशकंद ये राजधानी है, किसका राजधानी है, उज्जैन। ये क्या कहते हैं, उज्बेकिस्तान का राजधानी जो ये ताशकंद होता है। चलिए चलिए अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि त्राइन का युद्ध द्वितीय मतलब ये कब हुआ था। त्राइन का दूसरा युद्ध जो ये कब हुआ था। देखो यहाँ से एग्जाम पूछा जाता है, एग्जाम में प्रश्न। ठीक है, कि त्राइन का युद्ध से मटेरियल में। देखो त्राइन का दूसरा युद्ध की हम बात कर ले तो दूसरा युद्ध जो ये 1192 में हुआ था और पहला युद्ध जो ये 1191 में हुआ था, यानी कि दो युद्ध हुआ था। ठीक है, त्राइन का दूसरा युद्ध में जो ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। ठीक है, तो इस युद्ध में गौरी ने पृथ्वीराज को क्या कर लिया था, बंदी बना लिया था दूसरा युद्ध में। उसके बाद त्राइन का प्रथम युद्ध जो ये 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में हुआ था। और त्राइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने विजयनगर पर मतलब प्राप्त किया था। और मोहम्मद गौरी भारत में मुस्लिम राज्य के संस्थापक थे। ठीक है, मोहम्मद गौरी जो है उस समय भारत के मुस्लिम राज्य संस्थापक था, तो इसको भी याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर ले कि अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा कहवा बागान जो ये कहाँ लगाए गए थे। कहवा बागान जो ये कहाँ पर लगाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। देखो ये चिकमगलपुर यानी कि जनपद में जो ये लगाया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो ये चिकमंगलूर कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, ये कहाँ पर अवस्थित है, ये जो कर्नाटक में अवस्थित है, कर्नाटक में। ठीक है, कहाँ पर अवस्थित है, कर्नाटक में। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन जो यूनेस्को धरोहर स्थान है। यूनेस्को धरोहर स्थान जो ये कौन सा है। देखो ये केवला क्या, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। और ये केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो ये कहाँ पर अवस्थित है, ये जो है राजस्थान में है। कहाँ पर, ये जो है राजस्थान में अवस्थित है। देखो आपको जगह का नाम भी जो है याद रखना है, कहाँ पर अवस्थित है, ये राजस्थान में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर था, लोकसभा का अध्यक्ष था। देखो प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष जो ये कौन था, देखो जी जीबी मावलंकर। कौन था, जीबी मावलंकर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीबी मावलंकर। ठीक है, देखो जीबी मावलंकर पर अविश्वास प्रस्ताव भी लगाया गया था। जीबी मावलंकर की पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसका ये पद पर रहते हुए मृत्यु किसका हो गया है, जीबी मावलंकर का हो गया था। चलिए और प्रथम महिला स्पीकर जो ये मीरा कुमार हो जाएगा, प्रथम महिला। ठीक है, प्रथम महिला स्पीकर जो ये कौन हो जाएगा, मीरा कुमार। ठीक है, मीरा कुमार, महिला में मीरा कुमार। तो इसे भी याद रखना है, मीरा कुमार। चलिए अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए ड्रिंक फॉर्म टेप योजना को शुरू किया है। ड्रिंक फॉर्म टेप जो की योजना ये शुरू किया है, किस राज्य ने जो है ये किया है।
देखो ये उड़ीसा राज्य ने किया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उड़ीसा राज्य ने जो ये किया है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर ले तो बिहार के किस नदी पर डगमरा, क्या है, डगमरा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जाएगा? बताइए जल्दी से, बिहार की किस नदी पर डगमरा जल विद्युत परियोजना का निर्माण ये होने वाला है? देखो इसका हम बात कर ले तो ये कोसी नदी पर, कहाँ पर, ये कोसी नदी पर होने वाला है, ठीक है, कोसी नदी पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोसी नदी। और बिहार का शोक नदी जो है ये कोसी नदी को ही कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस भारतीय बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए पहले वीडियो जीवन प्रमाण का पत्र जो ये शुरू किया है? देखो ये कौन सा किया है, तो जल्दी से बताइए कौन सा बैंक। देखो ये जो है ना भारतीय स्टेट बैंक जो ये शुरू किया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। चलिए अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 21वें नोबेल पुरस्कार जो किसे दिया गया है? 2021 में नोबेल पुरस्कार जो किसे मिला है? देखो 2021 में नोबेल पुरस्कार जो अर्थशास्त्र के मतलब मटेरियल में मिला है तो ये डेविड कार्ड को मिला है, जोशुआ एलिस्ट को मिला है, उसके बाद गोइडो इम्बेस को मिला है। यानी कि उपयुक्त सही जो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की हम बात कर ले तो अगला प्रश्न है 50 नंबर की, भारत सरकार ने किस जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए जो चुना है? भारत सरकार ने किस जिला को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए जो ये चुना है? तो वो किस जिला को मतलब मतलब जिला को चुना गया है? ये क्या कहते हैं, अनंतपुर जिला को, नहीं कि यह कहाँ पर पड़ता है, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनंतपुर आंध्र प्रदेश, ठीक है, अनंतपुर आंध्र प्रदेश जिला है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर ले तो एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? यानी कि 51 नंबर प्रश्न है कि एनीमोमीटर से हम लोग जो क्या मापते हैं? देखो एनीमोमीटर होता है, इसे हवा की गति को जो है मापा जाता है, ठीक है, हवा की गति जो है किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये जो है एनीमोमीटर के द्वारा ही मापा जाता है। और एनीमोमीटर के द्वारा वायु और गैस का भार तथा डेंसिटी भी पता किया जाता है, ठीक है। एनीमोमीटर के द्वारा जैसे कि हम बात कर ले बायोगैस हो गया, उसके बाद भार का मतलब क्या होता है, डेंसिटी, इसको भी मतलब हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 52 नंबर की, आंख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो समानुपाती होता है? आंख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो ये समानुपाती होता है। देखो ये जो है ना प्रतिबिंब का आकार के वस्तु आकार पड़ेगी, ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब इसका होने वाला है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए तो देखो उसके बाद हम बात कर ले कि स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है मानव शरीर की 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न है कि अनुदैर्ध्य तरंग संचरण में विरलन, ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग संचरण में विरलन, ठीक है, संचरण में विरलन के स्थानों पर माध्यम का घनत्व दाब जो सामान्य अवस्था की तुलना में जो कैसा होता है? प्रश्न को फिर से देखना है आपको कि अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है, संचरण में विरलन, ठीक है, संचरण में विरलन के स्थान पर मध्यम का घनत्व यानी कि दबाव सामान्य अवस्था की तुलना में कैसा होता है? देखो ये कम होता है, ठीक है, उसकी तुलना में जो ये कम होता है। अनुदैर्ध्य तरंग जो संचरण में विवरण के स्थानों पर माध्यम का घनत्व जो दाब सामान्य अवस्था की तुलना में जो ये कम हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और एक बात हम यहाँ पर बता देना चाहिए कि ध्वनि जो होता है, ध्वनि आपको याद रखना है, ध्वनि, ये ध्वनि जो होता है ना, ध्वनि जो है गमन में मतलब जो निर्वात में गमन नहीं करता, ये क्या होता है, ये जो ध्वनि जो होता है ये निर्वात में जो है गमन नहीं करता है। और ध्वनि की चाल जैसे कि सबसे ज़्यादा होता है ठोस में, ठीक है, ध्वनि का मतलब चाल जो होगा सबसे ज़्यादा ठोस में होगा, उसके बाद द्रव में होगा, उसके बाद गैस में हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से होता है ध्वनि का मतलब उसका मतलब विस्तार होता है। चलिए अगला प्रश्न की हम बात कर ले कि लाल और हरा रंग को मिलाने से कौन सा रंग जो यहाँ पर बनता है? लाल और हरा रंग को यदि हम मिला देंगे तो कौन सा रंग जो यहाँ पर बनने वाला है?
देखो लाल और हरा रंग को यदि हम मिलाते हैं तो पीला रंग बनता है, ठीक है। कौन सा रंग बन जाएगा यहाँ पर? पीला रंग बन जाएगा। देखो लाल, हरा और नीला रंग को प्राथमिक रंग कहा जाता है। लाल हो गया, ठीक है। देखो जैसे लाल, लाल रंग हो जाएगा, उसके बाद हरा रंग हो जाएगा और एक नीला रंग। देखो ये तीन रंग ऐसा रंग होता है जिसको हम लोग प्राथमिक रंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि इन सभी में से प्राथमिक रंग जो है कौन सा। देखो प्राथमिक रंगों की संख्या मात्र तीन है, एक लाल, एक हरा, एक नीला। ये तीनों जो होता है ये क्या होता है? प्राथमिक रंग कहलाता है, ठीक है। प्राथमिक रंग। चलिए अगला प्रश्न है कि जर्मेनियम, जर्मेनियम क्रिस्टल में आवंत होते हैं, यानी कि जर्मेनियम क्रिस्टल में आवंत जो कैसा आवंत होता है? देखो ये सह संयोजी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सह संयोजी आवंत होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो कि एक प्रश्न है कि एक गेंद को निर्वात में यानी कि 49 मीटर पर सेकेंड की चाल से जो कि ऊपर फेंका जाता है और उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए उस गेंद द्वारा लगाया गया समय जो यहाँ पर क्या होने वाला है? देखो उच्चतम बिंदु तक लगा समय की यदि हम टी निकालेंगे तो टी जो यहाँ पर यू बाई जी हो जाएगा, ठीक है। यू बाई जी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है यू का मान कितना दिया गया है? 49 मीटर पर सेकेंड दिया गया है, ठीक है। 49 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। और जी का मान आप सभी को मालूम होना चाहिए कि 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। जी का मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। यदि इसको हम सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर यदि आप सोल्यूशन कीजिएगा तो इसका सही आंसर जो यहाँ पर 5 सेकेंड आने वाला है, ठीक है। कितना होने वाला है? ये 5 सेकेंड होने वाला है। तो यदि यहाँ पर ऑप्शन की हम बात कर ले तो यहाँ पर ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 सेकेंड। चलिए अगला प्रश्न है कि परम शून्य ताप कणों पर आधारित मतलब अर्धचालक की चालकता जो ये कैसी होती है? परम शून्य ताप कणों पर अर्धचालक की चालकता जो ये कैसी होती है? देखो ये शून्य होता है। कैसा होता है? ये जो शून्य होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शून्य होता है। देखो परम शून्य ताप पर इस सिद्धांत के अनुसार निम्न ताप की सीमा जो होती है, निम्न ताप की सीमा ये जो -273, ठीक है, -273.5 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता है, ठीक है। कितना से? ये 273 डिग्री से कम जो ये नहीं मतलब सेल्सियस से ये कम नहीं हो सकता है। पहले सेल्सियस पैमानों को जो सेंटीग्रेड पैमाना कहा जाता था, ठीक है, पहले। उसके बाद हम यदि बात कर ले 58 नंबर प्रश्न है कि कैथोड किरणें जो ये क्या होती है? कैथोड किरण, देखो ये जो है ना इलेक्ट्रॉन की धारा होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की धारा, कैथोड किरण जो ये इलेक्ट्रॉन की धारा होती है। और ये कैथोड किरण जो है, ये कैथोड किरण की हम बात कर ले तो कैथोड किरण जो है ना ये अदृश्य होती है, ठीक है। कैसी होती है? जो है ना अदृश्य होती है, अदृश्य, ठीक है। कैसी होती है? अदृश्य होती है। और ये सीधी रेखाओं में भी चलती है कैथोड किरणें। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि मानव शरीर में कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करता है? कहाँ पर करता है? देखो मानव शरीर में ग्रसनी में, ठीक है, ग्रसनी होता है, ठीक है, ग्रसनी। देखो ग्रसनी जो होता है ना, ग्रसनी में पाचन और श्वसन मार्ग एक दूसरे को क्या करता है? ये आकर्षित करता है। और ग्रसनी का नासा मतलब ग्रसनी की हम बात करें तो ग्रसनी यह नासा गुहा के ठीक पीछे में स्थित होता है। नासा गुहा जो होता है, नासा गुहा, उसके ठीक पीछे में जो है ग्रसनी अवस्थित होता है, ठीक है, उसके पीछे में। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रसनी में, ठीक है, ग्रसनी में। चलिए अगला प्रश्न है कि लोहा चुंबकीय होता है, यानी कि लोहा जो है मतलब लोह चुंबकीय होता है। देखो लोहा जो है ना 770 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर जो है लोह चुंबकीय होता है, ठीक है, कम ताप पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखो वह तापमान जिस पर लोह चुंबकीय पदार्थ जो है अणुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्यूरी ताप कहते हैं, ठीक है। इसको भी याद रखना, क्यूरी ताप कहते हैं। देखो कुछ धातु जो होती है उसकी तापमान की हम बात कर ले, जैसे लोहा की तापमान 1043 केल्विन, ठीक है। उसके बाद यदि हम कॉपर यानी कि सीयू की जो बात कर ले तो 1400 केल्विन होता है।
तो इस तरीके से होता है। और लोहा जो है निकेल मैग्नेटाइट लोह चुंबकीय पदार्थ होता है, ठीक है। लोहा हो गया, निकेल हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, ये सभी जो है लोह चुंबकीय पदार्थ होता है। उसके बाद जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, ये सभी जो है प्रति चुंबकीय पदार्थ होती है, ठीक है, प्रति चुंबकीय पदार्थ। चलिए अगला प्रश्न की बात कर ले तो अगला प्रश्न कि किसमें एल्युमिनियम जो है नहीं होता है, यानी कि ऐसा कौन है जिसमें एल्युमिनियम जो है नहीं होता है। देखो एल्युमिनियम जो ये फ्लू और स्पार में जो है ये नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इसका हम सूत्र की बात कर ले तो इसका सूत्र जो होता है ये CaF2, ठीक है, CaF2 इसका सूत्र होता है। चलिए और इसका जो फेल्ट आसपर की सूत्र की थोड़ा हम बात कर ले तो इसका सूत्र भी होता है, इसका सूत्र होता है जैसे AlSi, ठीक है, Si3O8, ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। चलिए अगला प्रश्न जो कि बाहर क्या है 62 नंबर प्रश्न है कि कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग कहाँ पर होता है। कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग जो है ये कहाँ पर होता है। देखो कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग जो ब्रिक के प्रतिस्थापन में होता है, ठीक है, ब्रिक के, ठीक है, ये ब्रिक के प्रतिस्थापन में जो ये होता है, ब्रिक के प्रतिस्थापन में। और मानव मनुष्य में अन्य मतलब क्या कहते हैं स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी अंग एक मतलब क्या जोड़ा वृक्क ही होता है। और वृक्क के बाहरी भाग को जो कोर्डेक्स कहा जाता है, ठीक है, कोर्डेक्स। चलिए और वृक्क के आंतरिक भाग को मेड्यूला कहा जाता है, आंतरिक भाग को मेड्यूला। तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि वृक्क के विस्थापन में होता है। चलिए अगला प्रश्न की हम बात कर ले तो अगला प्रश्न है कि सूर्य उगते और डूबते समय लाल जो है क्यों दिखाई पड़ता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो सूर्य उगते और डूबते समय लाल रंग का विक्षेपण जो है सबसे कम होता है, इसी कारण से जो ये लाल रंग दिखाई पड़ता है। इनकी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि जिस रंग का विक्षेपण जितना कम होगा वो रंग जो है उतना ही चमकता है, ठीक है, जिस रंग का विक्षेपण जो है जितना कम होगा वो रंग जो है उतना ही चमकता है। जैसे कि लाल रंग, कि लाल रंग का जो है मतलब जो विक्षेपण सबसे कम होता है, तो वो लाल रंग का विक्षेपण कम होने के कारण ही जो क्या होता है तो लाल रंग का प्रयोग जो सिग्नल, जैसे कि आप देखते होंगे रेलवे लाइन में जो है लाल रंग का सिग्नल जो कि किया जाता है। उसके बाद बैगनी रंग का विक्षेपण उससे मतलब जो है सबसे अधिक होता है, बैगनी रंग का जो होता है बैगनी, तो यहाँ पर बैगनी का सबसे अधिक होता है और लाल का सबसे कम होता है, ठीक है। और उसके बाद एक प्रश्न पूछा आकाश जो नीला क्यों दिखाई पड़ता है। देखो आकाश नीला रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे कम मतलब अधिक होता है। जिस रंग का प्रकीर्णन जितना अधिक होगा वो भी रंग भी ज्यादा चमकता है, जैसे नीला हो जाएगा, ठीक है, जैसे नीला, नीला रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे अधिक होता है, इसीलिए जो है आकाश का रंग जो है नीला दिखाई पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर ले तो ध्वनि तरंगे एक स्थान से अन्य स्थान तक किसी राशि x का स्थान मतलब जो है मतलब क्या करते हैं नियंत्रण करती है, तो ये राशि जो है कौन सी हो जाएगी। देखो वो राशि की हम बात कर लिए कर्जा होता है, एक तरह से क्या होता है कर्जा होता है, ठीक है। ध्वनि तरंग एक स्थान से अन्य स्थान तक का ऊर्जा का स्थानांतरण करता है, ठीक है, ऊर्जा का स्थानांतरण। देखो यहाँ पर उस टाइपिंग जो गलत हो चुका है, यहाँ पर ऊर्जा होना चाहिए था, ठीक है, ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी में ऊर्जा होना चाहिए था। और ध्वनि के गुण और ध्वनि के चाल पर प्रभाव होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की हम बात कर ले तो अगला प्रश्न हमारा 65 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो ये कौन सी होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो ये कौन सी ग्रंथि होती है। देखो ये लीवर होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लीवर। और इसका वजन की हम बात कर ले तो इसका वजन जो है ये 1.5 से लेकर 2 किलोग्राम तक होता है, समझ सकते हैं, ठीक है, लीवर का ग्राम मतलब ये वजन होता है। और ये जो है ना प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय रूप से मतलब भाग लेता है, सक्रिय रूप में। चलिए अगला प्रश्न जो कि 66 नंबर प्रश्न है कि अमाशय में भोजन के पश्चात क्या मिलता है। यदि अमाशय में भोजन का पश्चात उस समय क्या मिलता है।
देखो अमाशय में भोजन के पश्चात जो है जठर रस क्या मिलता है, जठर रस जो ये मिलता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जठर रस। अमाशय में भोजन लगभग जो है अमाशय जो होता है, ये अमाशय में भोजन जो होता है भोजन, ये लगभग जो है 4 घंटे तक रहता है। कितना घंटा तक, जो है 4 घंटा तक जो कि भोजन रहता है अमाशय में। और जठर रस बात कर ले कि भोजन के अमाशय में पहुंचने पर पाइलोरिक ग्रंथियों से जठर रस जो ये निकलता है, और यह हल्का क्या होता है, पीला रंग का अम्लीय द्रव होता है ये अमाशय में, ठीक है। उसके बाद ये क्या कहते हैं, मतलब वो जो निकलता है, ठीक है, जठर रस, ये कैसा होता है, तो ये हल्का पीला रंग का होता है, ठीक है, हल्का हल्का पीला रंग का जो नहीं ये होता है। चलिए चलिए अगला प्रश्न जो कि बहुत अच्छा प्रश्न है कि मांस हो गया, अंडा हो गया, मछली, यकृत तथा दूध, निम्न में से किसका ये स्रोत है, ये सभी जो है किसका स्रोत हो जाएगा। देखो ये सभी जो है विटामिन ए का स्रोत होता है। क्या होता है, विटामिन ए का स्रोत होता है। सॉरी सॉरी, यहाँ पर जो है विटामिन डी का स्रोत हो जाएगा, ठीक है, विटामिन सी का स्रोत होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विटामिन सी का जो है ना, मतलब डी का जो है ये सभी स्रोत होता है। देखो विटामिन डी का रासायनिक जो है कैल्सीफेरोल होता है, ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरॉल, ठीक है, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल। और ये रेनिन दूध पाचक एंजाइम होता है। विटामिन डी की कमी से जैसे कि रिकेटस, मतलब रिकेटस एक बीमारी होता है, ठीक है। और विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा जो है त्वचा को मतलब कोलेस्ट्रॉल में होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाए, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विटामिन डी के कारण। चलिए अगला प्रश्न जो कि बहुत अच्छा प्रश्न है कि रक्त समूह ओ को सार्वधातुक रक्त कहा जाता है, इनमें से कौन सा एंटोजन पाया जाता है, इनमें कौन सा एंटोजन जो है पाया जाता है। देखो इसमें एंटोजन जो है ना नहीं पाया जाता, ठीक है, इसमें कोई भी मतलब एंटोजन जो है नहीं पाया जाता है। मनुष्य के रक्त में विभिन्न मुख्य कारण लाल रक्त कण हो गए, जैसे पाए जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन होता है जिसमें एंटीजन कहा जाता है। तो एंटीजन जो है ना दो प्रकार की होता है। एंटीजन जो होता है ये दो प्रकार की होता है, एक ए होता है एक बी होता है, ठीक है, एक ए होता है और एक बी होता है। और ए रक्त समूह में ए एंटीजन पाया जाता है और बी रक्त समूह में बी एंटीजन पाया जाता है। मात्र इतना ही आपको जानना है। तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि इसमें जो है नहीं पाया जाता है वो समूह में, ठीक है। एंटीजन मात्र जो ए और बी में ही पाया जाता है, ओ में नहीं पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि एल्किन, ठीक है, एल्किन का सामान्य सूत्र जो ये क्या होता है एल्किन का। देखो एल्किन का सामान्य सूत्र जो होता है तो ये क्या होता है, जैसे कि सी एन हो जाएगा, ठीक है, सी एन हो जाएगा, एच टू एन होता है, ठीक है, एच टू एन, सी एन एच टू एन होता है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें कि पानी से भरे ग्लास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, ठीक है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर ग्लास में पानी का तल जो ये कैसा हो जाएगा, पानी का तल जो ये कैसा हो जाएगा। देखो वो अपरिवर्तित ही रहता है, ठीक है, क्या रहता है, वो जो है अपरिवर्तित ही रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अपरिवर्तित। चलिए अगला प्रश्न है कि एक पिंड है, ठीक है, एक पिंड को एक मीनार से शून्य वेग के साथ जो है नीचे गिराया जाता है। यदि 4 सेकंड बाद वो धरातल पर पहुंचता है तो मीनार की लगभग ऊंचाई होगी। तो मीनार की ऊंचाई जो यहाँ पर क्या होने वाली है। देखो यहाँ पर टी दिया गया है तो यहाँ पर आपको एच द्वारा एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि यू टी, ठीक है, या यू टी प्लस का हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ पर जी होगा, ठीक है, जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है आपको एक फॉर्मूला पहले से ही पता होगा। तो यहाँ पर जैसा कि आपको u का मान जो यहाँ पर जीरो हो जाएगा, ठीक है, यानी कि u का मान क्या प्रारंभिक वेग जो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। उसके बाद यदि इस फॉर्मूला पर आप बैठाइएगा तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। और ये क्या कहते हैं यू टी, टी जो है यहाँ पर क्या दिया गया है, यानी कि 10, यानी कि जी का मान जो है 10 हो जाएगा। उसके बाद 4 × 4 टाइम जो है आपका 4 दिया गया है। तो यहाँ से यदि आप निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 से काट दो इसको, 5 12 चला जाएगा, 5 चौका 20, 20 चौका 80 मीटर, कितना हो जाएगा यहाँ पर जो है 80 मीटर, जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, 80 मीटर। ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है 80 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए
चलिए अगला प्रश्न है कि जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका प्रतिरोध जो है क्या होता है। जब किसी धातु को हम लोग गर्म करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस जो है क्या होता है। देखो रेजिस्टेंस जो होता है ना वो बढ़ जाता है। किसी धातु को यदि हम गर्म करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस जो होगा ना वो बढ़ जाता है। तो वो गर्म करने पर वस्तु के अणु के बीच क्या होता है, टकराव अधिक मतलब होता है और इसी के अनुपात में रेजिस्टेंस जो क्या होता है वो बढ़ जाता है। और गैस वस्तु में क्या कहते हैं सजम मतलब एक होता है ससंजक बल। ठीक है, होता है कि ससंजक बल का मान जो ये कम हो जाता है गैस वस्तु में और ठोस वस्तु में जो ये अधिक हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हम बात कर ले धातु। ठीक है, एक धातु को ले लो। ठीक है, एक धातु को ले लो, उसमें पूछ देगा रेजिस्टेंस जो है कैसा होगा। तापमान के बढ़ने से वो बढ़ता है। धातु में रेजिस्टेंस जो होता है यदि उसमें तापमान हम बढ़ा देंगे तो वो जो बढ़ जाएगा रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि सब्जी के रूप में खाया जाने वाला छत्रक जो ये कौन सा है। सब्जी के रूप में बताइए। देखो सब्जी के रूप में हम लोग कवक को खा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कवक को। कवक का जो है आर्थिक उपयोग, जैसे हम उसके बाद सबसे पहले हम बात कर ले कि हीरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है। कवक किससे प्राप्त होती है, ये हीरोइन हो गया, अफीम हो गया, पोस्ता से जो है ये प्राप्त होती है। और ये जो है क्या कहते हैं कवकों का आर्थिक मतलब बहुत सारा उपयोग होता है। जैसे भोजन के रूप में मशरूम एग्रोडिक्स का प्रयोग किया जाता है। उद्योगों में जो है पनीर निर्माण, ये सभी अल्कोहल निर्माण ईस्ट जैसे कि होता है और बेकरी उद्योग ये सभी होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि डीएनए संरचना का मॉडल जो किसने दिया है। इसका मॉडल जो किसने दिया है बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो डीएनए संरचना मॉडल का मतलब जो किसने दिया है, ये वाटसन दिया है। किसने दिया है, ये वाटसन। वाटसन वाटसन हो गया। उसके बाद एक क्रिक वैज्ञानिक था। ठीक है, क्रिक वैज्ञानिक, उन्हीं ने जो है ये डीएनए संरचना का मॉडल दिया है। ठीक है, वाटसन और क्रिक ने। और डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा होता है। ठीक है, डीएनए में जो डीऑक्सी राइबोज शर्करा होता है और डीएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षार यानी कि एडेनिन गुआनिन थाइमिन और साइटोसिन ये पाया जाता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो कि आज का प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है कि विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत जो ये क्या होता है। विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत जो है ये क्या हमारा क्या होता है। देखो इसका महत्वपूर्ण स्रोत जैसे कि अंकुरित अनाजों में होता है। ठीक है, अंकुरित अनाजों में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम की हम बात कर ले तो इसका रासायनिक नाम से टेकोफेरोल क्या होता है, टेकोफेरोल। ठीक है, टेकोफेरोल इसका रासायनिक नाम क्या होता है, टेकोफेरोल, जो कि इसका रासायनिक नाम होता है विटामिन ए का। और विटामिन ए की कमी से जैसे कि जनन शक्ति कम हो जाती है। क्या होती है, जनन शक्ति जो होती है, जनन का शक्ति आप सभी को पता होगा कि जनन की शक्ति जो है ना कम हो जाती है, यानी कि जनन की पावर ही जो है कम हो जाता है। और विटामिन रासायनिक नाम और उनका जैसे स्रोत की हम बात कर ले विटामिन ए। ठीक है, कुछ देर के लिए आपको समझना होगा विटामिन ए का रासायनिक नाम जैसे रेटिनॉल होता है। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम जो क्या होता है, रेटिनॉल होता है। और इसका स्रोत जैसे कि हरे पत्तीदार हो गया, सब्जी, गाजर, यकृत तेल यानी कि ये दूध, पनीर, ये सभी जो विटामिन ए का जो है मुख्य स्रोत होता है। और विटामिन बी 1 जो होता है, विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम ये थायमिन होता है। ठीक है, इसका क्या होता है, थायमिन होता है। और इसका स्रोत जैसे कि खमीर हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, दूध हो गया, उसके बाद समुद्री भोजन हो गया, ये सभी होता है। और विटामिन बी 2 जो होता है, विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम की हम बात कर ले तो राइबोफ्लेविन क्या होता है, राइबोफ्लेविन होता है। इससे का मुख्य स्रोत जैसे कि दूध हो गया, मटर हो गया, ईस्ट हो गया, अंडा हो गया। और विटामिन सी जो होता है, इसका नाम मतलब विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है ये एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। इसका मुख्य स्रोत जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, चीकू हो गया, आंवला हो गया, ये सभी जो विटामिन सी का स्रोत होता है। और विटामिन डी का स्रोत जैसे कि इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल होता है। और इसका स्रोत जैसे कि मक्खन हो जाएगा, घी हो जाएगा, अंडा हो जाएगा, मछली का तेल हो जाएगा, ये सब जो है विटामिन डी का मुख्य स्रोत होता है। तो हम सभी जो है आपको बता दें कि कौन कौन सा मतलब विटामिन होता है, मतलब मेन मेन पॉइंट को बता दिए। तो आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आज का प्रैक्टिस सेट नंबर जो है हमारा ये 8 था। और अगले दिन हम लोग जो है 9 नंबर प्रैक्टिस सेट को फिर से कवर करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।